Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss about your class 11th history chapter changing cultural tradition. Changing cultural tradition. Changing cultural tradition, my dear student. As you know that in my last class, I taught you about that the different topic of this chapter, and I also discussed about that points which we have completed in this class. I mean to say that the previous class. Today we will try to understand the next topic. The next topic is the new concept of human being. A new concept of human being, new concept of human being. यहाँ पे इस टॉपिक में कुछ चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है। कुछ पॉइंट्स जो सबसे महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या इसमें न्यू कॉन्सेप्ट की बात करता है? ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कौन सी न्यू कॉन्सेप्ट आई? तो अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव रिमेंबर, आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, और मेरी प्रॉपर क्लासेस में देयर वर द डिफरेंट द क्लास वीडियो दैट वाज अवेलेबल ऑन द एपीएस साइट्स. यू कैन, इफ आपने यदि उसे देखा होगा, इफ यू हैव सीन पर्टिकुलर दैट वीडियो, देन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. आप अगर पुरानी चीजों को देखे होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे. ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहता है कि जो ह्यूमनिज्म कल्चर का विकास हो रहा था, इसकी विशेषताओं में एक था कि मानव के जीवन पे धर्म के प्रभाव का कम होना, मानव के जीवन पर धर्म का नियंत्रण कम होना. और अब इटली के जो निवासी थे, इटली के शहरों में, इटली के नगरों में रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों का ऐसा मानना था कि हमें भी ये अधिकार है कि हम अपने लाइफ को एक नए तरीके से जिएं. आई मीन टू से दैट कि नए तरीके का मतलब कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो क्रिश्चियन धर्म के द्वारा लोगों के ऊपर लगाए गए थे ड्यूरिंग 14th और ड्यूरिंग 10th टू या 5th टू 17th सेंचुरी के बीच, वो लोगों ने इसका क्या किया, इन चीज़ों पे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मार्क लगाया. वो कहते हैं, उनका मानना था इटली के निवासियों का कि अब वो भौतिक सुख सुविधाएं, जो भी भौतिक सुख हैं, कहने का सेंस क्या होगा, संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा वो आकृष्ट थे. परंतु इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने धर्म को नकार दिया. वो अधार्मिक नहीं बने, लेकिन वो इन चीज़ों को यूज करना चाहते थे, उन चीज़ों का अपने लाइफ में अपने लिए प्रयोग करना चाहते थे. कहता है वेनिस के मानवतावादियों, मतलब वेनिस के ह्यूमनिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांचेस्को बारबोरा या बारबरो, फ्रांचेस्को बारबरो, जो अपनी एक पुस्तक में धन के संग्रहण, संपत्ति के संग्रहण करने को विशेष गुण कहकर उसको फेवर करते हैं. लॉरेंजो वेल्ला का नाम मैंने आपको बताया था. लॉरेंजो वेल्ला जो विश्वास करते थे कि इतिहास का जो अध्ययन है, हिस्ट्री का जो स्टडी है हिस्ट्री की, वो मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है. हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये कहता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना लाइफ इंजॉयफुल लाइफ को एक्सपेंड करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, जीना चाहिए. कहता है कि इतिहास, लॉरेंजो वेल्ला का मानना था कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में इस बात का उल्लेख किया. ऑन प्लेजर में वो ग्लैमरस लाइफ की बात करते हैं जिस पे ईसाई धर्म ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वो उसकी आलोचना करते हैं. कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति को अपनी ग्लैमर लाइफ जीने का भी अधिकार है, और विदाउट एनी पर्पस ये ईसाई धर्म के लोग, प्रीस्ट, क्लेर्जी, व्यक्ति को धार्मिक नियमों में बांध देते हैं. वो इसकी वो
इसको वो डिनाई करते हैं, वो इसका विरोध करते हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं. दे क्रिटिसाइज द रूल्स विच वाज इम्पोज्ड बाय द कैथोलिक चर्च. तो इस समय लोगों में जो अच्छे व्यवहार के प्रति दिलचस्पी थी, उसको एक नया रूप और नया आयाम दिया गया. ये काल व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड था. यहाँ पे ये बात, ह्यूमनिज्म में ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि व्यक्ति को किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए, एक दूसरे से कैसे बात करनी चाहिए, उसके ड्रेसिंग स्टाइल कैसे होंगे, उसका अपना बिहेव कैसा होगा, उसे एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बनने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो कैसे सीखेगा. इन चीज़ों की बात ह्यूमनिज्म में की जा रही थी. मानववाद जो था ये ह्यूमनिज्म था. ह्यूमनिज्म का मतलब क्या था? ह्यूमनिज्म की मतलब था कि कोई व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर कई अन्य माध्यमों से भी अपने जीवन को एक नया रूप दे सकता है. इट मीन्स द मेन aim of the human beings that was not obtained the power and wealth, except it the different path. If he followed, then he will enjoy their life. तो ये जो अपने जीवन को जीने के तमाम तरीके थे, उन चीज़ों पे भी कहता है कि ह्यूमनिज्म का मतलब यही था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था. यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था कि मनुष्य एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, उसके भिन्न भिन्न काम हैं, उसके भिन्न भिन्न क्वालिटीज़ हैं. और कहता है कि ये जो बहुमुखी है, जो कि तीन भिन्न भिन्न वर्ग जिसे फ्यूडल सोसाइटी में जो लोग विश्वास करते थे, उन चीज़ों के ये विरुद्ध है, उसके अपोजिट है. व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, new concept of the human beings, it means in this topic author clearly explained that कि अब एक नई टाइप की विचारधारा, एक नए तरीके की सोच लोगों के अंदर विकसित हो रही थी. दो लोगों के नाम मैंने बताए. मैंने कहा एक का नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क. फ्रांसिस्को पेट्रार्क फ्रांसिस्को पेट्रार्क क्या कह रहे थे, उनकी क्या सोच थी, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट आपसे बात की. मैंने कहा कि L.O. Lorenzo on pleasure. इन दोनों के विचारों को यदि देखें, बोथ वर ह्यूमनिस्ट. क्या थे दोनों मानववादी थे. दोनों की विचारें थी कि व्यक्ति को अपने अंदर के गुणों का विकास करना चाहिए. इट मीन्स बोथ दे वर ह्यूमनिस्ट. बोथ फेवर ह्यूमनिज्म एंड अपोज किसको, जो रूल्स थे, जो धर्म के थे, कैथोलिक धर्म के, जो उनके ऊपर इम्पोज किए जा रहे थे, उन चीज़ों पर इन लोगों ने क्वेश्चन उठाए. As I told you कि फ्रांसिस्को बरो who explained the importance of the property for the human life, मनुष्य के लिए संपत्ति का क्या महत्व है, उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उन्होंने इन चीज़ों को बताया. इसके अलावा I mean to say that my dear student, if you will see your book where it is very clearly explained the statement, कहते हैं one of the feature of humanist culture was the slackening of the control of religion over human life. Italians were strongly attracted
to material, wealth, power, and glory, but they were not necessarily irreligious. Francesco Barbaro, a humanist from Venice, wrote pamphlets defending acquisitions of wealth as a virtue. I mean to say that कि फ्रांसिस्को बारबरो क्या करते हैं, जो वेनिस के थे, उन्होंने लिखा, जो उन्होंने पंपलेट की, तो कि डिफेंडिंग द एक्विजिशंस ऑफ वेल्थ एज ए वर्च्यू. And second, in On Pleasure, Lorenzo Valla, who believed that the study of history leads man to strive for a life perfection, criticized the injunctions against pleasure. There was also a concern at this time with good means, how one should speak politely and raise correctly, what skills a person, a culture should learn. The humanism also implied that the individuals were capable of shaping their own lives through means other than the mere pursuit of power and money. This idea was closely tied with the belief that human nature was many-sided, which went against the three separate orders the feudal society believed in. My dear student, what I am telling you, if you will see that topic, then you can easily understand that what is the concept of human beings. This the human being concept was totally changed during 14th to 17th century. Human intellectual, they felt that we have to change our life. The main aim of life, that is not the gaining the huge amount of wealth and power, meaning is that if we will follow the different way, we can be, क्या हो सकते हैं, प्लेजर, हम प्रसन्न हो सकते. माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अब लोग ये सोचने लगे थे कि व्यक्ति के गुणों का भी महत्व है, पर्सनल क्वालिटीज, जो उसके पर्सनल गुण है वो महत्वपूर्ण है. एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ ह्यूमनिस्ट, one of the feature of humanist, one of the feature of humanist what, कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, ह्यूमनिस्ट the slackening, धर्म का स्लैकिंग, किस चीज पे, कमजोर होना, ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन, कंट्रोल ऑफ जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कहता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वन ऑफ द फीचर ऑफ द ह्यूमनिस्ट कल्चर, स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन. कहता है कि जो धर्म के ऊपर कंट्रोल था वो कमजोर हुआ. ह्यूमनिस्ट के आने से, इस विचारधारा को, इस संस्कृति को आने से, ह्यूमनिस्ट कल्चर को आने से लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि अब हमें जो हमारा डेवलपमेंट होगा उस पे धर्म का प्रभाव थोड़ा कम होगा. धर्म को, व्हाट आई एम टेलिंग, कि धर्म को अब एक नए तरीके से क्या करके आना पड़ेगा, नए स्वरूप में अपने को बदल के आना पड़ेगा. आफ्टर दैट इट मीन्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि अब ये लोग जो थे वो ऐसा नहीं था, दे अट्रैक्टेड द ग्लैमरस लाइफ, द प्रॉपर्टी एंड सच टाइप ऑफ अदर्स, बट दे नेवर फॉरगेट दैट थिंग्स, कि ये चीजें भी जरूरी हैं.
व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि यद्यपि इन लोगों ने इन चीजों पे ध्यान दिया, धर्म की चीजों को, धर्म की जो अतिवादिता थी उसको इन्होंने इग्नोर किया, धर्म के अतिरिक्त उन्होंने प्रॉपर्टी को, उन्होंने वेल्थ को, उन्होंने पावर को, उन्होंने ग्लोरी को, इन चीजों को उन्होंने क्या किया, वेल्थ, पावर और ग्लोरी को एक्सेप्ट किया। वेल्थ, पावर और ग्लोरी, वेल्थ, पावर और ग्लोरी सबसे महत्वपूर्ण थी। इन तीन चीजों से ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट हुआ, इन्होंने इन चीजों को अपनी लाइफ के लिए यूज किया, वेल्थ, पावर और ग्लोरी। तो अब एक तरफ जिन चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस था, इसका, धर्म का, कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना है, आपके ऊपर तमाम सारे जो रोक हैं, बाउंडेशंस हैं, उन चीजों को इन लोगों ने इनकार किया। बट वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कि इट डज नेवर मीन दैट दे वर व्हाट, दे बिकम इररिलीजियस, वो अधार्मिक हो गए, इसका ये मतलब नहीं है। फ्रांसिस्को बारबरो एक्सप्लेन करते हैं, he also explained in their pamphlets, he defending the questions of wealth as virtue। तो जो वेल्थ है वो एक वर्च्यू के रूप में लेते हैं फ्रांसिस्को बारबरा। और फिर लॉरेंजो वेल्ला वो अपनी बुक ऑन प्लेजर में ये क्या कहते हैं, अगर आप देखिए इस पॉइंट्स को, वेल्थ एज वर्च्यू, ही डिफेंडिंग इन हिज पम्पलेट, किस चीज को वो बचाव करते हैं, ही डिफेंडिंग ए क्वेश्चन ऑफ वेल्थ, a question on wealth, धन के ऊपर, जो धन के ऊपर प्रश्न था, आई मीन टू से दैट कि वेल्थ ऑफ वर्च्यू, वेल्थ ऑफ वर्च्यू। अब यहां पे इन्होंने ही डिफेंडिंग ए क्वेश्चन वेल्थ ऑफ वर्च्यू, वो धन के गुण का उल्लेख करते हैं, वो धन की प्रॉपर्टी, जो पैसे से, जो आई मीन टू से दैट की जो वेल्थ है उसके गुणों के प्रति अट्रैक्ट होने की बात कर रहे हैं। लॉरेंजो वेल्ला ऑन प्लेजर में कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, आई मीन टू से दैट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, लॉरेंजो वेल्ला आई मीन टू से क्या कह रहे हो, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स द, इतिहास का अध्ययन व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। ये बातें लॉरेंजो वेल्ला अपनी बात में कह रहे थे। कहते हैं कि ये बात एकदम क्लियर है कि अब ह्यूमनिस्ट विचारकों ने लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित किया, लोगों को झंझोड़ के रखा कि धर्म के जो बंधन हैं, जो धर्म के बाउंडेशंस हैं, वो ही मनुष्य के जीवन के लिए सब कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अगर देखें तो जब कहता है लॉरेंजो वेल्ला कि मैन टू स्ट्राइव फॉर ए लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन, परफेक्शन, मैन टू स्ट्राइव फॉर ए लाइफ ऑफ परफेक्शन, एंड ही क्रिटिसाइज्ड द इंजंक्शंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो जब परफेक्शन की बात करता है, मैन हिस्ट्री को पढ़ के, द हिस्ट्री कहता है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स मैन टू स्ट्राइव फॉर ए लाइफ ऑफ परफेक्शन, मनुष्य इतिहास का अध्ययन करके परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। और अब मनुष्य का जो प्रधान काम हो गया, ह्यूमनिज्म आल्सो implied the individuals were capable of the shaping their own lives through means other man they were pursuit of power and money. This ideals was closely tied with the belief that human nature was many sides which went against the three separate orders the feudal society believed. तो ये जो एक पूरा कल्चर, पूरा
पूरा सिनेरियो बदल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। माय डियर स्टूडेंट, अगर इन चीजों को ध्यान से अगर आप समझें तो पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। स्पेशली अगर आपके बुक में ही ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ दिया है, यदि आप उसे पढ़ें, कहता है कि निकोलो मैकियावेली wrote about human nature in the 15th chapter of his book The Prince 1513 में जो उसने लिखा था। The Prince, the book which was written by Niccolo Machiavelli, he explained about the human nature. What he wrote? Let us see, आइए देखते हैं। कहता है, so leaving aside imaginary thing and referring only to those which truly exist, I say that whenever men are discussed, and especially the princes who are more exposed to view, they are noted for various qualities which earn them either praise or condemnation. Some, for example, are held to be generous and other miserable. Some are held to be the benefactors, other are called the grasping. Some cruel, some the compassionate. One man faithfulness, another faithful. One man the effeminate and cowardly, another fiery and courageous. One man the cursed, another proud. One man lascivious, other pure. I mean to say that in his text, Prince, chapter 15, I mean to say that the writer name, the Machiavelli, explained about that the nature of the human beings. कहता है कुछ लोग कैसे हैं, कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ भीरू हैं, कुछ बहादुर हैं, कुछ डरपोक हैं, कुछ उदार हृदय के हैं, कुछ कंजूस हैं। तो इस तरह की बातें मैकियावेली लिखते हुए कहते हैं लास्ट में, मैकियावेली बिलीव दैट ऑल मैन आर बैड एंड एवर रेडी टू डिस्प्ले देयर द विशियस नेचर, पार्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन डिजायर आर इनस्टेबल। ह्यूमन डिजायर आर इनस्टेबल माइंडेड। Machiavelli clearly explained that the human desire is what? कि stable नहीं है. Desires are unstable. The most powerful motive Machiavelli saw as the incentive for very human actions is self-interest. यहाँ पे Machiavelli इन चीजों पे बात करते कहते हैं कि एक एक चीज व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अपने पर्सनल ग्रोथ को, जनरसिटी को प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब अब कहा जाएगा कि ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग मानव का प्रधान गुण उसकी जनरसिटी होनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल होनी चाहिए, उसके पर्सनल बिहेव होने चाहिए, उसके सोशल कंडक्ट होने चाहिए, और इन चीजों को कैसे करता है, दैट इज द मेन थिंग्स। तो इसी बात को अगर इन चीजों को मैकियावेली की बुक में क्लियरली एक्सप्लेन करता है। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ प्रिंस में इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं 15 चैप्टर में कि जो काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों को सोचें, केवल उन्हीं मैटर पे विचार करें जो वास्तव में है, तो मैं कहता हूं कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नजर में रहते हैं, मैं एक बात यहां बता दूं, मैकियावेली ने जो बुक लिखी द प्रिंस, वो रॉयल फैमिली को फोकस करके लिखी गई थी, प्रिंस को फोकस करके लिखी गई थी। इसीलिए कहते हैं वो कि अगर काल्पनिक बातों को मैं छोड़ दूं और यदि वास्तविकता पे बात करें, तो जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नजर में रहते हैं, तो मैं इनमें अनेक गुण देख सकता हूं जिनके कारण ये प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कुछ प्रिंस दानी हैं, कुछ कंजूस, कुछ लोगों के हितैषी हैं, कुछ लोभी और ग्रीडी, कुछ
ब्रूटल हैं, कुछ निर्दयी हैं, तो कुछ काइंड हार्टेड हैं, कुछ अविश्वसनीय हैं और कुछ क्रेडिबल हैं, कुछ के अंदर वीरता नहीं है, कुछ डरपोक है, कावर्ड है, कुछ खूंखार और साहसी है, फेरिक एंड ब्रेव है, कुछ व्यक्ति शिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति क्या है, कहता है कि अगर एक व्यक्ति पापी है, सिनर है, कामुक है, दूसरा व्यक्ति पवित्र है। एक निष्कपट है, दूसरा चालाक है, एक अड़ियल है, दूसरा लचीला है, एक गंभीर है तो दूसरा चिचोर टाइप का है, एक धार्मिक है, दूसरा संदेही है। तो कहता है कि व्यक्ति के विभिन्न गुणों को यदि हम देखें, राजकुमारों के विभिन्न क्वालिटीज को अगर हम ध्यान दें, तो यहां पे एक ही व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न गुण, भिन्न भिन्न क्वालिटीज हमें दिखाई देती है। मैं केवल ये मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। सभी मनुष्य, इट मीन्स मैकियावेली का विश्वास है कि प्रिंस के बिहेव को स्टडी करके वो सभी मनुष्यों को ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि सभी मनुष्य दुष्ट हैं, बुरे हैं, क्योंकि वो इसको सदैव ऐसा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों को, मनुष्य के जितने भी इर्द गिर्द घटनाएं घटती हैं, मनुष्य उसमें अपना स्वार्थ देखता है। ये उसके अपने स्वार्थ, ये उसके अपने निजी हित ही उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को बदल देते हैं। That is the main things which I am telling you, my dear student. If you will minutely observe about that the concept of the human beings, then you can understand. In today class, मैंने आपको इन चीजों पे एक एक पॉइंट्स पे विस्तार से बातें की। मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए। मैंने आपको फ्रांसिस्को बार्बरो, लॉरेंजो वेल्ला और मैकियावेली के स्टेटमेंट की बात की। लॉरेंजो वेल्ला ने ऑन प्लेजर में और मैकियावेली ने द प्रिंस में जो ह्यूमन क्वालिटी को एक्सप्लेन किया है, उसके आधार पे जो 14 to 17 सेंचुरी के बीच बदलाव आए, चेंजेस आया, उन चीजों को हम लोगों ने आज देखा। आज की क्लास में हम लोगों ने उस पर बातें की, हमने उसको पढ़ा। तो जो ये बदलाव, जो ये प्रोसेस आए, जिससे पूरा ह्यूमन कॉन्सेप्ट बदला 14th सेंचुरी का, इससे तत्कालीन समाज के ऊपर, तत्कालीन जो सोसाइटी थी वो प्रभावित हुई। अब आप अगर एक एक पॉइंट्स को देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। एक बुक के और नाम लिखते हैं, मैकियावेली। मैकियावेली, बुक का नाम द प्रिंस। इसमें भी वो क्या करते हैं, इन्हीं बातों का उल्लेख करते हैं। अब 2 की जगह 3 हो गए। अब तीनों को एक्सप्लेन करें। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप एक साथ लेके चलते हैं तो यू विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक प्रॉपरली विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन, कि ना बिना किसी संदेह के, बिना किसी कंफ्यूजन के आप अपनी बातों को प्रॉपरली कहें। और कुछ वर्ड अगर आप याद करें, जैसे वेल्थ, ग्लोरी और एक वर्ड और था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अब मनुष्य का ये, खैर इस वर्ड को भी छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ जनरसिटी, आप पोलाइटनेस, जनरसिटी, गुड कंडक्ट, इन चीजों पे अगर आप ध्यान दें तो ये वो चीजें हैं जिनके आगे। अब इन चीजों को अगर करें तो फ्रांसिस्को बार्बरो की स्टेटमेंट, डिफेंडिंग द क्वेश्चन द वेल्थ ऑफ वर्च्यू,
जो वेल्थ ऑफ वर्च्यू थी उसकी बात करते हुए कहते हैं कि वो किस तरीके से था, धन का बचाव करते हैं, वो धन के गुणों का उल्लेख करते हैं। वो ऑन प्लेजर में लॉरेंजो विल्ला किसके बारे में बात करते हैं, ऑन प्लेजर में लॉरेंजो विल्ला हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और स्टडी ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री है वो व्यक्ति के अंदर उन गुणों को बताता है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को परफेक्ट वे से जिए। और फिर मैकियावेली अपने बुक द प्रिंस में एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि विभिन्न व्यक्तियों के अंदर, स्पेशली राजकुमारों के अंदर, जैसा कि मैंने अध्ययन किया, मैंने पाया, उनके अंदर तमाम तरीके के गुण रहते हैं। कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, कोई भीरू है, कोई बहादुर है, कोई क्रूएल है, कोई काइंड हार्टेड है, कोई दानी है, कोई लालची है। इस तरह के तमाम सारे गुणों की बात मैकियावेली अपने बुक द प्रिंस 15 चैप्टर में करते हैं, चैप्टर 15 में करते हैं और कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को जो ये गुण है, ये गुण हर व्यक्ति के अंदर होते हैं और जब ये गुण कभी अतृप्त होते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते, इसलिए मानव की इच्छाएं टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। तो इस बात पे फोकस करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा इसके पीछे का प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। इसके पीछे का कारण यही था। ये चीजें मैंने आपसे कही। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द मैटर विच यू हैव टू। अब इसके आधार पर आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।